सो ये है लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 4। तीन पहले आ चुके हैं और उसमें हम लोगों ने रोडवेज वाटरवेज के बारे में डिस्कस कर लिया है। पाइपलाइन के बारे में अगर पढ़ना है समझना है, वाटर पोर्ट्स के बारे में अगर समझना है पढ़ना है, तो ये लेक्चर सफिशिएंट है, आराम से समझ में आ जाएगा। तो इस लेक्चर को एकदम ध्यान से देखते रहो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पाइपलाइन से। अब शुरुआत से ही लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं जिससे तुम लोग का टाइम वेस्ट ना हो और एग्जाम के आखिरी दिन रिवीजन वगैरह हो पाए। सो पाइपलाइंस क्या होता है? कुछ सालों से हम लोगों को एक नया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखने को मिला है, पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट। जो लिक्विड टाइप की चीजें हैं, जो ऐसे गैसियस टाइप की चीजें हैं, उसे हम लोग पाइपलाइन के थ्रू भी एक तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने सीखा। हम लोगों ने देखा ना कि पहले के टाइम पर जब हम लोग वाटरवेज, एयरवेज या फिर रोडवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते थे ना, तो हम लोगों को कई बार ना ट्रांसशिपमेंट करनी पड़ती थी। एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बेसिकली हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता था। मान लो सी पोर्ट के थ्रू कोई सामान आया, एयरवेज के थ्रू कोई सामान आया, तो वो सामान फिर बाद में रोडवेज में ट्रांसफर होगा, ट्रकों में भरा जाएगा, तो उसमें काफी बहुत टाइम लगता था। फिर हम लोगों ने देखा कि जो हमारे यहाँ पर लैंड है, इन सब लैंड जो खाली पड़े हुए हैं, जैसे डेजर्टी इलाका है जहां पर कुछ खास हो भी नहीं पा रहा है, वहां पर हम लोग पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो वो काफी एफिशिएंट रहेगा। क्योंकि बस एक कोने में यहां पर सामान डालो, दूसरे कोने तक हाई स्पीड से वो चला जाएगा और बीच में यहां पर लोडिंग अनलोडिंग का टेंशन खत्म। यहां पर हम लोग लंबी दूरी तक डायरेक्टली हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि नाम बता रहा है, क्योंकि यहां पर पाइपलाइन के थ्रू चीजें ट्रांसफर होंगी, तो यहां पर एक दिक्कत है कि बस हम लोग लिक्विड चीजें ही एक तरीके से ट्रांसफर कर पाते हैं। हम लोग सॉलिड भी कर सकते हैं, लेकिन उसे स्लरी फॉर्म में, मतलब एक तरीके से कीचड़ टाइप बनाना पड़ता है, गीला करना पड़ता है उसे, तब हम लोग ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। मेनली क्रूड ऑयल इससे ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो बेसिकली लिक्विड है, जो एक साइड से दूसरे साइड आराम से चले जाएंगे। पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस वगैरह यहां पर ट्रांसपोर्ट होती हैं इससे। अभी के टाइम पर इसका काफी डेवलपमेंट चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसको शुरुआत में लगाने में तो काफी पैसा लगता है, लेकिन जब उसको यूज में हम लोग लाते हैं तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम है, तो ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ जाता है लगाने के बाद। इसी वजह से लोग इसे ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और साथ साथ में पॉपुलेशन कहां हो रहा है भाई, इतने किलोमीटर से ये ट्रैवल हो जा रहा है हमारा सामान, कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, सिंपल हम लोग अपना सामान भेज दे रहे हैं। इससे हमारे जो ये ट्रांसशिपमेंट होता है ना, कि एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर अनलोडिंग रीलोडिंग करना, ये सब वाला दिक्कत खत्म हो जाता है। साथ साथ में डिले वगैरह भी खत्म हो जाता है। यहां पर ट्रांसशिपमेंट लूजेस लिखा हुआ है। मान लो आपने कोई इंपॉर्टेंट आइटम एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट की, अब उसके बीच में अगर 3 जगह उसे एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बदला जाएगा ना, तो कई बार क्या होता है कि सामान टूट फूट जाता है। अब आप शिप से ट्रक में कोई सामान लोड कर रहे हो, तो उसमें क्या पता कोई नाजुक चीज है वो टूट जाए, तो इससे हमारा नुकसान भी होता है ना। इसी वजह से ये पाइपलाइन से हम लोगों का नुकसान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बीच में बॉटल टूट जाएगी, कुछ लीक वगैरह हो जाएगा। पाइपलाइन के थ्रू जा रहा है और आराम से वो ऑटोमेटिक तरीके से चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, लीक वगैरह नहीं होगा, कोई भी देरी नहीं होगी। ट्रैफिक थोड़े है यहां पर, ट्रैफिक में तो कुछ सामान फंसेगा नहीं, तुरंत तेजी से हाई स्पीड में चला जाएगा। सो ये तो है अपनी पाइपलाइन की कहानी। अब हम लोगों के सिलेबस में ना पाइपलाइन का एक नेटवर्क भी दिया गया है। पाइपलाइन तो हम लोग के पास है, मतलब नॉर्मल सिटीज में भी हम लोग को पाइपलाइन वगैरह देखने को मिल जाती है, लेकिन मेजर पाइपलाइंस हम लोग को अब यहां पर देखने को मिलेंगी। टोटल 3 मेजर पाइपलाइंस का हम लोग को रूट दिया गया है। रूट याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत याद कर लो ना कि यहां पर ये क्या ट्रांसपोर्ट करती है और कहां से कहां तक जाती है। जैसे कि पहला जो अपना पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है वो सबसे मेजर वाला है यहां पर असम से कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश में है, असम तो तुम लोग को पता ही है 7 सिस्टर साइड में पड़ता है, मतलब स्टेट है पार्टिकुलरली। तो यहां पर ऑयल वगैरह का, क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। कानपुर उत्तर प्रदेश में और ये 7 सिस्टर के पास में पड़ता है असम जो स्टेट है, वहां पर गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद से होते हुए, ठीक है। दूसरा हम लोग को मेजर पाइपलाइन का रूट दिया गया है सलाया, गुजरात से जलंधर तक, जो कि पंजाब में है। सो सलाया नाम की जगह से जलंधर तक हम लोग एक तरीके से पाइपलाइन देखते हैं, काफी अच्छा रूट है वहां पर, और वो विरमगाम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत से होते हुए जाता है। जैसे कि मान लो आपको किसी बड़े स्टेशन से दूसरे बड़े स्टेशन पर जाना है, राजधानी टू राजधानी ट्रैवल करना है, तो बीच में आपको छोटे मोटे स्टेशंस नहीं देखने को मिलते हैं।
वैसे ही यहाँ पर हम लोग को सलाया से जलंधर जाना है, गुजरात से हम लोग को पंजाब जाना है, लेकिन बीच बीच में इसके एक्सटेंशंस हो जाते हैं, ये विरामगाम, मथुरा और दिल्ली और सोनीपत में। यहाँ पर भी इनके जो छोटे मोटे पार्ट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट आउट हो जाते हैं। जैसे रूट्स नहीं होती, जैसे पेड़ों की जड़ें नहीं होती कि हाँ मेन ब्रांच रूट तो यहाँ पर ऐसे जा रही है, फिर उसके छोटे मोटे ब्रांचेस हो जा रहे हैं। तो वहां पर विरामगाम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत में इसके थोड़े बहुत ब्रांचेस अलग हो जाते हैं। मेन सलाया गुजरात से जलंधर पंजाब तक ये जाती है। ठीक है, अब थर्ड आते हैं, ये गैस पाइपलाइन है। ये हजीरा गुजरात से हम लोगों को जगदीशपुर उत्तर प्रदेश के बीच में देखने को मिलती है। मतलब हजीरा गुजरात से ये जगदीशपुर उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करती है पाइपलाइंस के थ्रू, और बीच में विजयपुर में इसका एक एक्सटेंशन हम लोग को देखने को मिल जाता है। और इसको बेसिकली याद रख लेना, क्योंकि जो तुम्हारा पाइपलाइन वाला टॉपिक है ना वो काफी छोटा है, बस इतना ही हम लोग को पढ़ना है, और उसमें भी बस 3 ही हम लोग को पाइपलाइन दिए गए। तो क्या पता इससे 1-2 क्वेश्चन निकल जाए, मतलब मैप वगैरह बन सकते हैं या फिर 2 मार्कर कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको आप दिमाग में रखना, ठीक है। चाहो तो नोट कर लो, याद कर लेना, ओके, तो सेफ साइड में रहोगे। ठीक है, ये 3 हम लोगों को मेजर पाइपलाइन, हम लोगों को पाथ रूट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इसको याद कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है वाटरवेज। हम लोगों ने रोडवेज देख लिया, हम लोगों ने रेलवेज देख लिया, हम लोगों ने पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट देख लिया। अब देखते हैं वाटरवेज। और अब भी खेल है खेले, रोज लगावे मेले। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए, देखो 26 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, उससे पहले कोशिश करो कि 5-6 सैंपल पेपर बना लो। अब मैं ये बस कहूंगा नहीं कि सैंपल पेपर बनाओ बनाओ, मुझे भी पता है बीच में तुम्हारा दिमाग इधर उधर चला जाता है। इसी वजह से मैं तुम लोगों को सैंपल पेपर करवा रहा हूँ, और मैंने कई सारे सैंपल पेपर करवा भी दिए हैं। हम लोगों ने एकदम अच्छी क्लास, एक प्रॉपर लिंक मिलेगी तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में, सैंपल पेपर 1, सैंपल पेपर 2, सैंपल पेपर 3 करके, वहां से जाकर एक एक करके देख सकते हो। करीब 40-50 मिनट में एक सैंपल पेपर कंप्लीटेड है। नीचे बस एक लिंक मिलेगी, उस पर जाकर तुम लोग आराम से देख सकते हो, एकदम फ्री है, कोई टेंशन ना है। और अगर समय भी बचाना हो तो 2x 1.5x पर भी करके देख लोगे तो आधे घंटे में करीब वो एक सैंपल पेपर हो जाएगा। ऐसे करके अगर 2-3 सैंपल पेपर आराम से कर लोगे तो फिर फुल नंबर तो आने ही है, क्योंकि सैंपल पेपर सॉल्व करने से क्वेश्चन ही लगभग आउट हो जाता है। जितना ज्यादा सैंपल पेपर करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन मैच करेगा एग्जाम में। और हाँ, वो सारे सैंपल पेपर बेस्ट बुक्स जो यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल हैं, जितनी भी तुम सोच सकते हो ना बेस्ट बुक, वहां के सैंपल पेपर है। तो फिर अगर बस उस सीरीज को फॉलो कर लेते हो, सैंपल पेपर के सीरीज के वीडियोस को देख लेते हो, तो फिर और कोई बुक लगाने की, सैंपल पेपर लगाने की, कोई बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको एक बार जरूर देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जब मौका मिले तब आराम से देख लेना, और फ्री में वो लिंक ओपन हो जाएगी। अगर ना ओपन हो तो MSPIAN कोड डाल दोगे, MSPN पासवर्ड डाल दोगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो वो याद से देख लेना एग्जाम से पहले। साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में कई टेस्ट के भी लिंक है। कॉम्बैट करके अनअकैडमी का एक टेस्ट रहता है, फिर एमर्ज करके टेस्ट रहता है, उन सबके लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। MSPN कोड से सब फ्री में तुम्हारा ओपन हो जाएगा। अनअकैडमी ऐप अगर डाउनलोड नहीं किए होगे तो वो कर लोगे, तो लगभग सभी चीजें तुम्हें फ्री में मिल जाएंगी MSPN कोड से। और अगर सब्सक्रिप्शन वगैरह खरीदना चाहोगे तो वो भी तुम्हें MSPN कोड से काफी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगा। 1 अप्रैल से अनअकैडमी पर प्राइजेस वगैरह ये हाई हो रहे हैं कोर्स के, तो अगर प्लान वगैरह बना रहे हो कोई कोर्स खरीदने का तो उसे 1 तारीख से पहले खरीद सकते हो। MSPN कोड से बेस्ट डिस्काउंट तुम लोगों को मिल जाएगा, और वो दोनों सीरीज फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ पर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन एनी 2 मेरिट्स एंड 2 डीमेरिट्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। मतलब कि 2 अच्छाइयां बताओ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की और 2 बुराइयां बताओ। अब एक एक करके देख लेते हैं। सो पहले मेरिट देखते हैं, अच्छाई। देयर आर नो ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। मतलब कि जैसा मैंने कहा, ट्रांसशिपमेंट लॉसेस नहीं होता है, सामान को इधर से उधर करने में, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज करने में कोई लॉस नहीं होता है, सामान टूटता फूटता नहीं है। साथ साथ में डिले इन ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, तेजी से सामान एक साइड से दूसरे साइड पहुंच जाता है, कोई ट्रैफिक वगैरह का झंझट है ही नहीं। अब दूसरा मेरिट देखते हैं। देयर कंस्ट्रक्शन हैज मेड इनलैंड लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज लाइक बरौनी एंड मथुरा
एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर्स प्लांट वाइबल। देखो पहले के टाइम पर ना हम लोग इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में क्या पढ़ते हैं कि जहां में रॉ मटेरियल हो वहीं पर हम लोग अपना सारा फैक्ट्री वगैरह सेटअप करें। अब रॉ मटेरियल तो सीज के किनारे होता है, ये क्रूड ऑयल वगैरह का हम लोगों को सी से मिलता है, ओशन वगैरह से मिलता है। अब इसी वजह से वहां के आसपास हम लोगों को फैक्ट्री बनानी पड़ती थी, लेकिन पाइपलाइन की वजह से ना हम लोग उस रॉ मटेरियल को ही, अपने क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं दूर दूर तक, बरौनी और मथुरा तक हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और बिना किसी टेंशन के वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है तेजी से, और फिर हम लोग वहां पर इसे रिफाइन कर पाते हैं। हम लोग को ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि वहीं पर आसपास ही हम लोग एक तरीके से रिफाइनिंग प्लांट वगैरह बनाए, इंडस्ट्री वगैरह बनाए। हम लोग कहीं भी अगर हम लोग को बेसिकली कहीं दूर जाकर हमें रिफाइनिंग करनी हो, कोई फैक्ट्री सेटअप करनी हो, तो पाइपलाइन की वजह से हम लोगों को मथुरा, बरौनी जैसे रिफाइनरीज मिल जाती। पहले के टाइम पर ऐसा नहीं होता था। ऐसे ही जो गैस बेस्ड फर्टिलाइजर है जिसमें गैस की नीड पड़ती है, तो हम लोग वो डायरेक्टली यहां पर अपने पाइपलाइन के थ्रू प्रोवाइड करवा पाते हैं जितनी भी नीड हो तो। इनकी वजह से, पाइपलाइंस की वजह से हम लोगों को ये सारे जो रिफाइनरीज हैं या फिर जो फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं वो भी अच्छा काम कर पाते हैं क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड होता रहता है। ये तो रही इसकी दो अच्छाइयां। डीमेरिट्स पर आते हैं। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट नहीं समझो क्या? देखो मान लो तुमने ओशन से निकाला क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल तो तुम्हारे पास है, अब उसे ट्रांसपोर्ट करने में ना तुम्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती थी पहले। एक ट्रक में कितना ही लीटर आ जाएगा तुम्हारा क्रूड ऑयल। अब अगर तुम ट्रक भर भर के कहीं 100, 1000, 2000 किलोमीटर दूर भेजोगे तो तुम्हारा उतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो लगेगा उसको ले जाने में, फिर उससे स्टोरेज में, उसमें कई सारा लेबर वर्क लगेगा, कई सारी दिक्कत होती थी। इसी वजह से पहले के टाइम पर जब ये पाइपलाइंस वगैरह डेवलप नहीं थी ना, तो ज्यादातर ये जो गैस बेस्ड काम होता है, क्रूड ऑयल बेस्ड काम होता है, वो ये लोग यहीं पर कर लेते थे। जहां से उन्होंने रॉ मटेरियल निकाला वहीं पर इसे रिफाइन करके पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन क्योंकि अब पाइपलाइंस आ गई हैं तो ये ट्रक भरने वाला झंझट खत्म हो गया है। डायरेक्टली एक साइड से डालते जाओ क्रूड ऑयल, दूसरे साइड वो निकलता रहेगा। तो यहां पर हम लोगों को रॉ मटेरियल्स काफी अच्छे संख्या में मिल जाता है। तो जो दूर दूर पर ये रिफाइनिंग प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, जो ये क्रूड ऑयल से पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह बनाते हैं, वो भी वर्क कर पाते हैं पाइपलाइंस की मदद से। आप समझे? ठीक है, अब डीमेरिट पर आते हैं। डीमेरिट हम लोग को बुराइयां बतानी है। तो इनिशियल कॉस्ट ना इसका लेइंग का बहुत ही बेसिकली ज्यादा होता है। अब ये इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी पाइप होती हैं तो इन्हें लगाने के लिए इंजीनियर्स लगते हैं, प्रॉपर मेंटेनेंस होता है इनका, इनको चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है कितना प्रेशर झेलेंगे, कितना नहीं, मिट्टी में ज्यादा दिन रह पाएंगे कि नहीं, कि खराब हो जाएंगे। ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो काफी पैसा इसे बनाने में, लगाने में लगता है। बहुत ही सारा सिस्टम होता है, बस ये नहीं कि पाइप बिछा दिए, कई सारे सिस्टम यहाँ पर लगाने पड़ते हैं। और साथ साथ में ये अंडरग्राउंड कई सारे ऐसे ऑयल और गैस के पाइपलाइंस होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, तो उन्हें भी लगाने में बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा। ये बेसिकली इसका एक डिमेरिट हो गया। दूसरा कि मान लो अगर कहीं लीकेज आ जाए, नीचे जमीन के अंदर कोई लीक हो जाए अगर कोई पाइपलाइन किसी भी कारणवश, तो फिर यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है ना, वो डैमेज हो जाता है, कॉन्टेमिनेट हो जाता है, खराब हो जाता है। अब क्रूड ऑयल आपका जमीन के नीचे बह रहा है, आपको पता नहीं चलेगा ऊपर से देखने में कि कहां बह रहा है। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारा क्रूड ऑयल वहां जमीन में, धरती में फैल जाएगा और फिर वहां के जो आसपास के जो ये ग्राउंड वाटर होते नहीं है, वो यहाँ पर खराब हो जाएंगे, उनमें ये क्रूड ऑयल मिल जाएगा और वो पीने लायक पानी नहीं बचेगा। और पीने वाला पानी पहले से कम है, तो ये हम लोग के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को डैमेज कर देता है अगर ये पाइपलाइन लीक वगैरह हो जाए तो। ये दो हो गए इसके डीमेरिट और ये दो हो गए इसके मेरिट। अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन है तो इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में रखना। और अगर ऐसे ही इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस बनाने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हम लोगों ने लाइव बनाया है, उसे भी देख सकते हो। साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्प्रिंट सीरीज भी तुम लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, उससे भी तुम लोग देख सकते हो। हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 वीडियोस हैं, 7 घंटे लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। चाहो तो 1.5x 2x पर करके देख लोगे तो 3.5 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर पूरे जितने भी चैप्टर आ रहे हैं ना सोशल साइंस में, सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। और सभी चैप्टर एक एक करके जल्दी से क्लियर कर लो। आगे चल के जो एनिमेशन वीडियोस आ रहे हैं वो तो तुम लोगों को मिलेंगे ही, उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारी मेहनत उसमें लगनी पड़ती है, एडिटिंग वगैरह लगती है, तो वो बाद में आएंगे। एग्जाम से पहले तुम लोग को मिल जाएंगे एनिमेटेड नोट्स वगैरह जो तुम लोग कहते रहे, तो वो सब मिलेगा, कोई टेंशन ना है। पिछले बार भी मिला था ना, ऐसे ही इस बार भी मिलेंगे, वो सारे वीडियोस मिलेंगे जो टर्म 1 में मिले थे, और तुम्हारा प्रिपरेशन गजब तरीके से होगा। लेकिन बस पहले खुद तैयार हो जाओ, खुद प्रिपेयर हो जाओ,
नीचे सैंपल पेपर और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का लिंक है, वहां से जाकर देख लो एक बार और फिर फुल नंबर अभी से फाइनल करके बैठ जाओ। जब टाइम मिले देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।